जिहादियों के टारगेट पर भारतीय उच्चायोग एक और तस्वीर दिखाते हैं, क्योंकि खबर है 4 भारतीय राजनयिक मिशन पर हमले की कोशिश और ढाका में ही भारतीय उच्चायोग पर हमले की ये कोशिश, जहां राजशाही खुलना में सहायक उच्चायोग पर पथराव और चिटगांव में भी सहायक उच्चायोग के बाहर हुई हिंसा की एक और तस्वीर। लेकिन हकीकत यह है कि पिछले 36 घंटों में कट्टरपंथी इस्लामी जिहादियों ने बांग्लादेश में 4 भारतीय राजनयिक मिशनों पर हमला करने की कोशिश की है। डिटेल आपके सामने। भारत विरोधी साजिश डिकोड खबर जो है उसके मुताबिक भारत के 4 राजनयिक मिशन टारगेट पर और कट्टरपंथियों ने हमले की कोशिश की है। कूटनीतिक नेटवर्क तोड़ने की इसी साजिश को लेकर कुलकर्णी सर अगला सवाल आपसे होगा। उससे पहले ये बड़ी खबर पर डिटेल, क्योंकि 36 घंटे में 4 बार हमले का प्रयास। भारतीय उच्चायोग ढाका में, भारतीय सहायक उच्चायोग राजशाही में और भारतीय सहायक उच्चायोग खुलना में, साथ ही भारतीय सहायक उच्चायोग चटगांव में भी। और उसी की लगातार आ रही तस्वीरों के बीच एक और सबसे बड़ी खबर भी सामने आ रही है, और यह खबर है उस्मान हादी का शव आज बांग्लादेश आएगा। ढाका में आज और हिंसा भड़कने की संभावना है और हादी के समर्थक हिंसा कर सकते हैं। यही एक्सपर्ट से इस वक्त हम सवाल कर रहे हैं, व्हाट विल दिस लीड टू? किस तरीके से आने वाले वक्त में यह सिचुएशन और इग्नाइट हो सकती है? ऐसे में रवि, यह एक और बड़ी खबर है, जहां देखिए किस तरीके से आज ही बांग्लादेश उस्मान हादी का शव लाया जाएगा और ऐसे में ढाका में हिंसा और भड़कने की संभावना है। कल दफनाया जाएगा उस्मान हादी का शव। रवि, बिल्कुल जिस तरीके से इस पूरे मामले को यूनिट सरकार हैंडल कर रही है, इसको प्रोपेगेट कर रही है, इसको लेकर इंस्टिगेट करने की कोशिश कर रही है, सब समझ में आ रहा है कि ये पूरी प्रक्रिया किस दिशा में इस पूरे मामले को लेकर जा रही है। और देखिए यूनिट सरकार में जिहादियों को खुली छूट मिली हुई है। बांग्लादेश डेली स्टार के ऑफिस में उन्होंने आगजनी की, उपद्रवियों ने अखबार के दफ्तर को जलाया, पुलिस टीम के सामने ही दफ्तर में आग लगाई। एक और तस्वीर, खबर है डेली स्टार के ऑफिस में लगी आग की, जहां एक और वीडियो सामने आया। आग की लपटों में घिरा पूरा डेली स्टार ऑफिस। देखिए ऑफिस के बाहर जिहादी कट्टरपंथियों की ये भीड़ जरा देखिए। एक तरफ लोगों की भारी भीड़, वहीं दूसरी तरफ आग, और ये डेली स्टार के ऑफिस में लगी आग की तस्वीर है। उपद्रवियों ने अखबार के दफ्तर को आग के हवाले कर दिया। और बांग्लादेशी अखबार डेली स्टार पर हमला हुआ है। डेली स्टार के ऑफिस में उपद्रवी घुसे, डेली स्टार के कर्मचारियों पर हमला भी किया। डेली स्टार के कर्मचारियों की उन्होंने पिटाई की। तो डेली स्टार के ऑफिस को कैसे टारगेट किया गया वो तस्वीरें आप देखिए। आगजनी की गई, सामान लूटा गया, तोड़फोड़ की गई और यहां के स्टाफ पर भी हमला किया गया। अब रेस्क्यू की तस्वीर, क्योंकि डेली स्टार के ऑफिस में लगी आग की तस्वीरें आपने देखी है। सेना ने यहां 30 पत्रकारों को रेस्क्यू भी किया। आगजनी के बाद छत पर पत्रकार भाग गए थे और स्काई लैडर की मदद से ही पत्रकारों को रेस्क्यू किया गया। ये देखिए, एक तरफ अचानक सड़क पर लोगों की भारी भीड़ और ऑफिस में लगी आग, वहीं ऑफिस के अंदर मौजूद पत्रकार किसी तरह से छत की तरफ पहुंचे और छत पर भागे पत्रकारों को कैसे रेस्क्यू किया गया। इसी स्काई लैडर की मदद से पत्रकारों को निकाला गया इमारत से बाहर, और कट्टरपंथियों ने ऑफिस में एक तरफ आग लगा दी। वहीं मौके पर पहुंची दमकल की टीम किस तरीके से स्काई लैडर के जरिए पत्रकारों को इमारत से सुरक्षित बाहर निकालने का करती रही प्रयास। तो ये तस्वीरें सामने आई हैं रात भर हुई हिंसा के बाद से। संजय कुलकर्णी सर, कुल मिलाकर अब बात यहां पर ये आती है कि ये जाकर कहां रुकेगा, इसका एंड क्या देखा जा सकता है? मतलब कि ये स्थितियां सुरभि बनती जा रही हैं, क्योंकि चीजें रुक नहीं रही हैं, तो ये किसी एंड तक तो जाएंगी। सर के पास एक इसको लेकर सवाल करें उससे पहले रवि, हकीकत यह है कि तस्वीरें भी नहीं रुक रही हैं। अलग अलग जगह हुई आगजनी की 2 तस्वीरें भी एक साथ दिखा देते हैं, और जिस बात का अभी हमारे सहयोगी अंदर जिक्र भी कर रहे थे रश्मि, वही 2 तस्वीरें अब आप दिखाएं, क्योंकि ऑफिस में हुई हिंसा की तोड़फोड़ बड़े सवाल खड़े करती है। किस तरीके से सब कुछ इनके टारगेट पर है कुलकर्णी सर, और देखिए कैसे कर्मचारियों के साथ यहां पर मारपीट हुई, और ऐसे जिस पैटर्न की बात रवि इससे पहले भी करते आए हैं सर, ये कितना कॉमन हो चुका है। सीधे सरकारी इमारतों के अंदर घुसो, तोड़फोड़ करो। अब देखिए पत्रकारों को तक टारगेट किया जा रहा है, मीडिया हाउसेस तक ये अंदर शामिल हो रहे हैं। देखिएगा जिस प्रकार से इस्लामिक कट्टरपंथी
और आईएसआई का ज़बरदस्त दखलंदाज बांग्लादेश के अंदर है। और ख़ासकर जब इलेक्शंस अनाउंस हुए कि फरवरी मार्च में इलेक्शंस होंगे बांग्लादेश के अंदर, उसको लेकर के इस स्टूडेंट लीडर को जिस प्रकार से गोली चलाई गई 12 दिसंबर को, साफ जाहिर करता है कि अंदरूनी जो गतिविधियां हैं बांग्लादेश के अंदर उसमें स्थिरता नहीं है। और उसमें फिर बाहर से जैसे अपने पड़ोसी हैं वो उसमें तेल डालने की बात कर रहे हैं। इसलिए आज की तारीख में अगर बांग्लादेश के अंदर ये स्थिति पैदा हुई है, उस्मान को मारा गया है, तो यही कारण है। आपके अपने अनुभव के आधार पर कि ये इसको कहां लीड करके एंड तक ले जा रहे। देखिए, पाकिस्तान ने जब बांग्लादेश में एक्शन शुरू किया था तो दिख रहा था कि बांग्लादेश हट जाएगा पाकिस्तान से। ये स्थिति बांग्लादेश को कहां लेकर जा रही है, आपका असेसमेंट क्या कहता है? मेरा ये मानना है कि बांग्लादेश जो है एक अच्छा पड़ोसी बनकर रह सकता है और रहेगा। ये जो गतिविधियां हो रही हैं, पाकिस्तान जो बार बार इस तरह के आईएसआई को लेकर के दखलंदाजी कर रहा है, उसको लेकर के बांग्लादेश के अंदर ही लोगों को मुझे लगता है मानना पड़ेगा। कुलकर्णी सर, लेकिन मीडिया संस्थानों को जिस तरीके से फूंका जा रहा है, एक और डिटेल इस बारे में दिखाते हैं, उसके बाद पथिकृत सर आपसे सवाल लूंगी, क्योंकि द डेली स्टार और द डेली प्रथम ओलो में जिस तरीके से हमले हुए उसकी तस्वीरें सामने आ चुकी है। हुआ क्या, क्योंकि पत्रकार की यहां पर हत्या हुई और कई घायल हुए, 2 प्रमुख अखबारों के दफ्तर को खाक कर दिया गया, अखबारों के दफ्तरों में हुई तोड़फोड़ की ये तस्वीरें भी सामने आई हैं, मीडिया हाउस की इमारत को जिस तरीके से फूंक दिया। ये समझना रवि बहुत जरूरी है कि आखिर क्यों सीधे अब मीडिया हाउसेस को ये टारगेट कर रहे हैं, मायने इसके क्या है रवि? बिल्कुल, इसका मतलब भी समझने की जरूरत है, क्योंकि जो हालात बन रहे हैं उसमें मीडिया का एक बड़ा वर्ग भी निशाने पर है। मीडिया की आजादी का दहन एक तरीके से, कि मीडिया फ्री होकर वहां बात ना कर सके इनके खिलाफ। जिहादी पेट्रोल से यह आग भड़की है, इसका साफ साफ अर्थ समझ में आ रहा है, क्योंकि नारेबाजी वैसी हो रही है कट्टरपंथियों के द्वारा जब वो जहां भी जिसके खिलाफ भी हिंसा कर रहे हैं। लेकिन अब एक और तस्वीर दिखाते हैं, क्योंकि उस्मान हादी की मौत के बाद हो रही हिंसा की लगातार आ रही तस्वीरों के बीच ये देखिए न्यूज़पेपर का वो ऑफिस ढाका में जिसमें तोड़फोड़ हुई। प्रथम आलो के ऑफिस में तोड़फोड़ की ये तस्वीर आप देख रहे हैं। ऑफिस के बाहर टायर जलाए गए। हिंसा के पीछे इंकलाब मंच संगठन के उपद्रवी बताए जा रहे हैं। और ढाका में न्यू एज के संपादक नूरुल कबीर पर हमला, गाड़ी से खींचकर संपादक नूरुल कबीर की पिटाई की गई। ढाका के कावरान बाजार में संपादक की पिटाई गई। पूरे बांग्लादेश में जगह जगह कट्टरपंथियों के हमले। अब पथिकृत सर, एक सवाल तो यहां यह बनता है कि बांग्लादेश बना ही था इस बेस पे कि कल्चरली वो जो मेन पाकिस्तान था, मेनलैंड था, उससे वो अलग है, चाहे वो खान पान हो, रहन सहन हो, पहनावा हो या फिर भाषा हो। अब हम देख रहे हैं कि उन इंस्टीट्यूशंस को टारगेट किया जा रहा है, उन संस्थाओं को, उस संस्कृति पर हमला किया जा रहा है। ये पैटर्न क्या है, इसको कैसे रीड किया जाए, क्योंकि बात सिर्फ शेख हसीना के विरोध या सत्ता के विरोध तक तो नहीं दिखती है। समझना चाहिए इनका इंस्पिरेशन है 1979 का जो ईरान में इस्लामिक रेवोल्यूशन हुआ था। आप देखिए उस टाइम जो यूएस एम्बेसी में अटैक किया गया, जो चीज वहां पे हुआ आज बांग्लादेश में वैसा ही हो रहा है। दूसरी चीज है, आपने बहुत अच्छा एक सवाल पूछा 1971 का। 1971 की जंग में इंडिया ने जो अहम किरदार इंडिया का था, जिस तरह से उन्होंने बहुत मतलब हमारे जो सेना थे उनका जो एक बहुत एक अहम रोल था बांग्लादेश की फॉर्मेशन में। दुख की बात है 1971 में जंग जीतने के बाद पाकिस्तान बांग्लादेश का नैरेटिव कंट्रोल करता गया और हम लोग सोचते गए कि बांग्लादेश अलग हो गया तो बांग्लादेश अब हमारे साथ है। और मैं ये चीज कहना चाहता हूं, पॉलिटिकली इनकरेक्ट होगा, अगर शेख हसीना का तख्ता पलट नहीं होता 2024 में तो हमें पता भी नहीं चलता कि इस तरह का एंटी इंडिया माइंडसेट बांग्लादेश में पिछले 40 साल से पनप रहा है। हमने कल्टीवेट किया ही नहीं बांग्लादेश के नैरेटिव बिल्डिंग में 1980s 1990s में जी किया ही नहीं है। हम लोग सॉरी टू से 1971 की जंग की जीत की हनीमून फेज से निकल ही नहीं पाए, उसी को लेके सेलिब्रेट करते रहे। और बीच में पिछले 50 साल में पाकिस्तान के आईएसआई ने कल्टीवेट करता गया रेडिकल जिहादियों को, बांग्लादेश में पैसा डाल डाल के उनके करंट जनरेशन, उसके प्रीवियस जनरेशन, उनके दिमाग में बांग्लादेश में। सवाल तो यह भी है कि शेख हसीना सरकार इसको रोकने में कैसे विफल हो गई, क्योंकि वो भी तो लंबे समय तक सत्ता में थी ही वहां। उसको भी सरकार में रहने के लिए, सत्ते में रहने के लिए सबको साथ सबको लेके चलना पड़ेगा। जो जिहादी है उसको भी लेके चलना पड़ेगा। अगर एक तरफ
जमाते इस्लामी था तो उसके रवि, अब काउंटर में ऐसे में कितनी सवाल बार- मैं टाइमिंग को हाँ। लेकर करना चाहती हूँ, क्योंकि मुनीर को मिली इस ताकत और आज के लिहाज से आज की ये टाइमिंग भी कितनी इंपॉर्टेंट हो जाती है।